हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सर्किट के बारे में। तो हम सबसे पहले जान ले रहे हैं कि यदि सर्किट में केवल रेसिस्टेंस हो, व्हेन सर्किट कंसिस्ट ओनली रेसिस्टेंस, तो ये एक सर्किट है जिसमें केवल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ कुछ बेसिक्स बातें पढ़ेंगे, सिर्फ डेरिवेशन जो हैं इनके आपको पहले ही सेंड कर दिए गए हैं। तो यदि किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में केवल रेसिस्टेंस लगा हो तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। तो करंट वोल्टेज के साथ समान कला में होती है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो करंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी यहां पर, ओनली रजिस्टर के केस में I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। देखेंगे यहां फेज ओमेगा टी है, यहां भी फेज ओमेगा टी है, सेम फेज है। और इसका फेजर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये करंट है I, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम। तो अगर I को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कराया तो वोल्टेज के भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये आर के क्रॉस वोल्टेज हो गए, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0, फेज डिफरेंस 0, मतलब सेम फेज हो गई। तो फेजर डायग्राम ये बनेगा। और इस डायग्राम से पता होना चाहिए कि फॉर सर्किट कंसिस्ट ओनली रेसिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस हो गया यहां पर 0। बात करते हैं हम व्हेन सर्किट कंसिस्ट ओनली इंडक्टेंस। जब सर्किट में केवल इंडक्टर हो, प्रेरक हो, तो उस केस में क्या होगा। तो ये देखेंगे, ये एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है केवल वोल्टेज सोर्स के साथ। तो किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी इंडक्टर के अक्रॉस, वो होनी चाहिए VL इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि करंट जो होती है इंडक्टर में वो वोल्टेज से पश्चगामी होती है। करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू पश्चगामी होती है करंट। या ऐसे कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई टू, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं। दोनों एक ही बात है, या तो कहते हैं वोल्टेज अग्रगामी होते हैं करंट से पाई बाई टू, या कहते हैं करंट वोल्टेज से पश्चगामी होती है पाई बाई टू। तो वोल्टेज की इक्वेशन देखेंगे, ये लिखी हुई है। तो करंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू आई एम। करंट कैसी है, पश्चगामी है, करंट लैग्स वोल्टेज, और कितनी पाई बाई टू, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फेज ओमेगा टी थी वोल्टेज की, तो इसकी फेज कितनी हो गई, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दोनों में डिफरेंस देखें, पाई बाई टू है, और करंट लैग वोल्टेज है, करंट पश्चगामी है। तो यहां पर हमें फेज डायग्राम अगर बनाएंगे तो फेज डायग्राम बनेगा, देखो ये हो गया करंट। वोल्टेज अगर अग्रगामी होते हैं, वोल्टेज लीड करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ शो करेंगे। तो ये वोल्टेज हो गया VL, और करंट हो गई, एंगल कितना है, एंगल मतलब फेज डिफरेंस, यहां पर फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री या पाई बाई टू फॉर द केस इंडक्टर। हमने पीछे एक टर्म और पढ़ी थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर केवल इंडक्टर हो तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है उसे हम रेसिस्टेंस ना कहकर रिएक्टेंस कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो केवल प्रेरक के केस में प्रेरक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये इक्वल होती है किसके, ओमेगा एल के। यहां से अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें तो वोल्टेज हो जाएंगे I XL या I ओमेगा एल। अब थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन सर्किट कंसिस्ट ओनली कैपेसिटेंस। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है और हमने वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी से, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज होंगे सर्किट कैपेसिटर के अक्रॉस वो होंगे V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी।
करंट यहां पर हमें पता होना चाहिए, करंट लीड करती है कैपेसिटर के केस में। इंडक्टर के केस में करंट लैग वोल्टेज थी, यहां पर करंट लीड करती है वोल्टेज से पाई बाई 2। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स करंट, वोल्टेज करंट से पश्चगामी है पाई बाई 2। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, करंट यहां पर लीड कर रही है तो करंट की इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि करंट पाई बाई 2 लीड कर रही है। तो ये इक्वेशन पूछ लेता है केस में, तो ये इक्वेशन हमने लिख दी है। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं फेजर डायग्राम, तो ये करंट है, यहां पर वोल्टेज लैग करंट है और पाई बाई 2 लैग है, तो ये पाई बाई 2 पश्चगामी कर दिया हमने वोल्टेज, ये बीसी होगा। फेज डिफरेंस वही 90 डिग्री, लेकिन यहां पर वोल्टेज पश्चगामी है, यहां पर वोल्टेज अग्रगामी है, यहां सेम फेज है। इस केस में अगर केवल कैपेसिटर हो, इस केस में वोल्टेज और करंट का रेशियो को हम कहते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात, और ये होता है 1/ओमेगा सी के इक्वल। वोल्टेज अगर हम निकालें इसके टर्म में, तो आई एक्ससी, आई अपॉन ओमेगा सी, एक्ससी की वैल्यू पुट करते हैं। ये तीनों सर्किट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी होगी तभी हम नेक्स्ट सर्किट पढ़ पाएंगे, और उसे हम तभी पढ़ पाएंगे जब इसके बारे में जो हमने अभी तक जितना भी फेज डायग्राम के बारे में, फेज डिफरेंस के बारे में, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, और कौन सी लीड करती है या कौन लैग करता है, ये बारे में पता होगा, तभी हम एलसीआर सर्किट पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एलसीआर सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो हम शुरुआत करते हैं एलसीआर सर्किट की। तो एलसीआर सर्किट का मतलब है एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और रेजिस्टर भी लगा हुआ है, एल भी है, सी भी है और आर भी है, और इसको हमने जोड़ दिया एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। एल के अक्रॉस सपोज वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वी एल, सी के अक्रॉस वी सी और आर के अक्रॉस वी आर। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वह पाई बाई 2 अग्रगामी होते हैं करंट से, सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से पाई बाई 2 पश्चगामी होते हैं, आर के अक्रॉस वोल्टेज करंट के साथ समान कला में होते हैं। तो फॉर एल वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, फॉर सी वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई 2, फॉर आर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें। यहां फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं तो अब तक हम बनाते हुए आए हैं, ये करंट है, बीएल अग्रगामी है करंट से पाई बाई 2, तो ये हमने ऊपर की तरफ बना दिया। लेकिन सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वीसी वो पश्चगामी है पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2। पश्चगामी हमने बताया था नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो जो तीनों डायग्राम थे तीनों को मिला दिया, इसमें दिख रहा है बी आर, ये बी आर है। तो फॉर रेसिस्टेंस सेम फेज दिख रही है, फॉर इंडक्टेंस वोल्टेज करंट के बीच पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है और वोल्टेज लीड कर रहे हैं करंट से। यहां पर वोल्टेज करंट से सी के लिए लैग्स कर रहे हैं और यहां भी फेज डिफरेंस करंट के साथ ये पाई बाई 2 का है। देखेंगे बीएल और बीसी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, वी एल माइनस बी सी। अब हमारे पास दो वोल्टेज हैं, बी एल माइनस बी सी और बी आर। इनका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने। तो क्या कहता है पैरेललोग्राम, जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है V जो हमें निकालने हैं, और रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो हमें क्या निकालना है, यहां पर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, हमें फेज डिफरेंस निकालना है, और हमें पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालना है। ये तीन बातें हमें यहां पर ज्ञात करनी है। और ये अगर समझ आ गया है डायग्राम तो बिल्कुल आसान है। एक बार हमें पता है कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर बी रिजल्टेंट है तो वी स्क्वायर इक्वल टू बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। बी एल बी सी और बी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी आर के स्थान पर आई आर। आई यहां से कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वी स्क्वायर का वी हो गया, आई स्क्वायर का आई हो गया, और ये स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, एक्स एल माइनस एक्स सी बचा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई को हम रेशियो में बी के अपॉन में ले आए तो बी अपॉन आई इज इक्वल टू हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ये जो रेशियो है बी अपॉन आई, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है किसी भी एसी सर्किट के लिए, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पीडेंस कितनी आ गई सर्किट की, इस सर्किट की इम्पीडेंस आ गई जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या हम एक्सएल एक्ससी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वोल्टेज भी निकाल दिया हमने यहां से इक्वेशन 1 से, यहां से इंपीडेंस निकल गई। बात रही अभी फेज डिफरेंस की, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हमने tan थीटा ले लिया तो tan फाई कितना हो जाएगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी है बी एल माइनस बी सी और ये है बी आर। तो बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर, बी एल और बी सी बी आर तीनों की वैल्यू पुट कर दी, आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, या फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। यहां से हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया। एक रेजोनेंस और होता है, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस का मतलब है जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम तब होगी जब जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम के लिए कंडीशन होती है एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0, एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0 या एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो जब किसी भी सर्किट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो तो उस सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है, और इस केस को हम कहते हैं रेजोनेंस, और ऐसे सर्किट को कहते हैं रेजोनेंट सर्किट। यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इधर ले जाए ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन में आया तो 1 अपॉन एल सी, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 पाई एफ नॉट, जहां एफ नॉट फ्रिक्वेंसी है सर्किट की, और इस केस में फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, इस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी, और यहां से रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए डेरिवेशन आता भी है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाल दी हमने 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। हमने पढ़ा था अभी इंपीडेंस एलसीआर सर्किट की आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। यहां पर हमें पता है एक्सएल माइनस एक्ससी 0 है रेजोनेंस की कंडीशन में, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू हो गई आर। यानी कि रेजोनेंस के केस में इंपीडेंस जो होती है वो रिएक्टेंस की टर्म उसमें नहीं होती, केवल रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कि जेड इज इक्वल टू आर होता है। और इस केस में अगर हम tan फाई आया तो हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। इस केस में अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो एक्सएल माइनस एक्ससी
की वैल्यू 0, रेजोनेंस के केस में अपॉन आर, तो tan फाई इज इक्वल टू 0 या फाई इज इक्वल टू 0। तो रेजोनेंस के केस में इंपिडेंस होती है रेजिस्टेंस के इक्वल और फेज डिफरेंस होता है 0। और हमें वैसे भी पता हो जाना चाहिए कि जब केवल आर होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, तो बिना कैलकुलेशन के भी हम ये बात पता कर सकते थे। थैंक यू। इस टॉपिक में इतना ही।